हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 70 प्रश्नों को, 70 सवालों को हम लोग करने जा रहे हैं ब्लड के ऊपर। यानी कंप्लीट ब्लड आपका कवर हो जाएगा इन 70 सवाल में। ब्लड के ऊपर काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें सामान्य विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट आपका ब्लड कवर हो जाएगा इन 70 सवाल में। एनसीईआरटी सीरीज में भी मैंने आपको करवाया हुआ है ब्लड, कंप्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो आप वहाँ भी जाकर के देख सकते हो एमसीक्यू के फॉर्म में। ये है 1 लाइनर के फॉर्म में। तो 15 मिनट में हम लोग इन सारे प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, इन 70 प्रश्नों को। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। इससे आपका रक्त के ऊपर, रुधिर के ऊपर सवाल अगर पूछा जाएगा तो नहीं छूटेगा। रक्त क्या है बहुत पूछा जाता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, एकमात्र तरल संयोजी उत्तक जो है वो रक्त है हमारे बॉडी में। जो भी हम लोग बात करेंगे ना, इसमें ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच होता है 7.4। रक्त में प्लाज्मा क्या है? रक्त में जो लिक्विड पार्ट होता है, द्रव वाला भाग होता है, उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये हल्के पीले रंग का निर्जीव द्रव है। रुधिर में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? जो ब्लड है उसमें 55% प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है। बाकी के जो 45% है ना, इनमें होते हैं कॉर्पसेल्स, यानी जिसे हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब जो 55% प्लाज्मा आपने देखा, इस 55% में पानी कितना होता है? तो 90 से 92% पानी होता है। रुधिर प्लाज्मा किसका संवहन करता है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है ये प्लाज्मा? तो अकार्बनिक लवण यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, पाचित भोज्य पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये सारे जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लाज्मा के द्वारा। उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसके बाद एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारे जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में, ब्लड के साथ, तो ये प्लाज्मा के साथ होते हैं। प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? 4 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्युलिन है, फिब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन है। प्लाज्मा में से अगर हम स्कंदन कारक हटा दें, जो प्लाज्मा है उसमें से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर्स हटा दें जिसके कारण ब्लड क्लॉट होता है, तो बचा हुआ पार्ट कहलाएगा सीरम। रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन है? तो जो 4 प्रोटीन्स थे उनमें फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। रुधिर शर्करा यानी कि ब्लड शुगर, ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से फाइनली ग्लूकोज मिलता है, यही है ब्लड शुगर। सामान्य रुधिर शर्करा का स्तर क्या है? नॉर्मल ब्लड शुगर का रेंज क्या है, लेवल क्या है? यह 120 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। 100 ml अगर आप ब्लड लेते हो तो उसमें 120 से 180 के बीच में अगर शुगर है, ग्लूकोज है, तो मतलब नॉर्मल है। रुधिर कणिकाएं कितनी प्रतिशत होती है? ब्लड में आपने देखा, ब्लड में आपने देखा कि 55% प्लाज्मा ये था। उसके बाद 45% कॉर्पसेल्स होते हैं यानी कि ब्लड सेल्स होते हैं। अब इन 45% में भी ना 44% केवल और केवल रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती है, केवल आरबीसीज होती है। और बाकी के 1% में ये प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज ये सारे आते हैं। एरिथ्रोसाइट्स किसे कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है लाल रक्त कणिका को यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल को। ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कणिका को यानी कि डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल को। थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है? प्लेटलेट्स को। सभी कशेरुकी के आरबीसी में नाभिक उपस्थित होते हैं डैश को छोड़कर। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें भी बैकबोन्स होते हैं, जिन जानवरों में, उन सब के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, केवल स्तनधारी को छोड़ करके। हम लोग स्तनधारी है, स्तनधारी भी क्या है? वर्टिब्रेट है, कशेरुकी है, बट इनके आरबीसी के अंदर नाभिक नहीं होता है। लेकिन कुछ अपवाद है जैसे कि ऊंट है, लामा है, ये स्तनधारी है और इनके आरबीसी में नाभिक उपस्थित होता है। आरबीसी का आकार कितना होता है? 7 से 8 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब हुआ 10⁻⁻6 मीटर। महिलाओं में सामान्य आरबीसी काउंट कितनी होती है? महिलाओं में सामान्य आरबीसी काउंट यानी आरबीसी की संख्या होती है 4.5 से 5 मिलियन, 4.5 से 5 मिलियन घन मिलीमीटर यानी कि mm3, यानी कि 45 से 50 मिलियन। 1 मिलीमीटर क्यूब अगर आप ब्लड लेते हो तो उसमें 45 से 50 लाख जो है आरबीसीज होती है महिलाओं के अंदर। वही अगर हम पुरुष की बात करें तो 50 से 55 लाख जो है ये आरबीसीज की संख्या होती है 1 mm3 में। 1 mm3 ब्लड में 1 घन मिलीमीटर में 50 से 55 लाख आरबीसीज होती है पुरुषों के अंदर।
तो ये जो नंबर है ना, ये संख्या भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये नंबर भी आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर 5 से 5.5 होगा, ठीक है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ यानी कि घन मिलीमीटर। आरबीसी काउंट पता करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। आरबीसी की संख्या में वृद्धि कब होती है? आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो जब भी ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। खास करके जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैरी हो, इसके लिए आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। धावक जो दौड़ते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, तैराक स्विमिंग के दौरान, इन सब के बॉडी में क्या है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो जहाँ भी क्या है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा या फिर बोल दो नॉर्मल ही चाहिए हमें, लेकिन ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी है, तो आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। सामान्य से अधिक आरबीसी की संख्या का होना क्या कहलाता है? अब हमें जरूरत नहीं है कि ज़्यादा आरबीसी हो। अब इन सारे केसेस के अंदर क्या है कि रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, लेकिन आप एक नॉर्मल जगह पर हो जहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है और वहाँ पर आरबीसी की संख्या बढ़ रही है आपके बॉडी में, मतलब ये एक बीमारी है, पॉलीसाइथीमिया। तो ये जो केस है ये नॉर्मल है, बट ये है एबनॉर्मल। तो सामान्य से अधिक आरबीसी की संख्या का होना ये कहलाता है पॉलीसाइथीमिया, और अगर कम हो जाए तो एनीमिया। आरबीसी का औसत जीवन काल क्या है? 120 दिन, लगभग 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा यानी कि स्प्लीन, क्योंकि आरबीसी यहीं पर जाकर के डिस्ट्रॉय होती है। आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है? आरबीसी का टूटना कहलाता है हीमोलाइसिस। आरबीसी टूटती है प्लीहा और लीवर में। प्लीहा और लीवर में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस जब आरबीसी टूटती है तो देखो क्या बनता है, पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, जैसे कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये आरबीसी के टूटने से ही बनते हैं, और आरबीसी का टूटना कहलाता है हीमोलाइसिस। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण जन्म से पहले होता है लीवर और प्लीहा में, और जन्म के बाद होता है लाल अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का बनना ये कहलाता है एरिथ्रोपोएसिस। ये याद रखिएगा, एरिथ्रोपोएसिस ये आरबीसी का बनना कहलाता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। एक्स्ट्रा आरबीसीज को है ये स्टोर करके रखती है स्प्लीन, तो स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उनमें वर्णक है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो रुधिर है उसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? ये है लोहा। हीमोग्लोबिन संख्या मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आरबीसीज की संख्या मापने वाले यंत्र को हीमोसाइटोमीटर कहा था हमने। हीमोग्लोबिन की संख्या मापने वाले यंत्र को हीमोमीटर बोलते हैं। एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन अणु के साथ संयोजित होता है? हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी, यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी के थ्रू। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन वर्णक है ना, इसी के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन होकर के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन अपने ऊपर बिठा करके लेकर के जाता है 4 ऑक्सीजन के अणु को। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो जो पूरा मॉलिक्यूल बनता है उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन ये मिलकर के जो बनाते हैं मॉलिक्यूल वो कहलाते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये भी एग्जाम में जो है बहुत पूछा जाता है। डब्ल्यूबीसी की आकृति कैसी होती है? डब्ल्यूबीसी की आकृति होती है गोलीय, ठीक है, गोलीय या अमीबीय, अमीबा के जैसी आकृति होती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो एक जनरल रेशियो होता है वो कितना होता है? तो आरबीसी की संख्या तो बहुत है बॉडी में, आरबीसी की संख्या बहुत होती है डब्ल्यूबीसी की तुलना में, बहुत। देखो यहाँ पर रेशियो है, अगर 600 आरबीसी लेते हैं तो उसमें 1 डब्ल्यूबीसी है। 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी है, तो ये रेशियो है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आरबीसी की संख्या बहुत होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की तुलना में। डब्ल्यूबीसी होती है आरबीसी में, आपने देखा कि जो स्तनधारी है उनके आरबीसी में नाभिक जो है नहीं होता है, बट जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। आरबीसी में आपने देखा कि पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, बट डब्ल्यूबीसी में कोई पिगमेंट नहीं है। सामान्य से अधिक डब्ल्यूबीसी की संख्या का होना क्या कहलाता है? ये भी एक एबनॉर्मल केस है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन एबनॉर्मली क्या हुआ कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल है उनकी संख्या बढ़ गई। तो ये जो केस है, ये जो कंडीशन है, इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। वहीं अगर सामान्य से कम हो जाए तो हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकेमिया डैश से संबंधित बीमारी है। ल्यूकेमिया जो है ये रुधिर से संबंधित बीमारी है, ये ब्लड कैंसर है, ये ब्लड कैंसर है। इनमें डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है ये बढ़ जाती है असामान्य तरीके से, आकार में भी वृद्धि हो जाती है असामान्य तरीके से, तो हम इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, जो कि एक टाइप ही है ब्लड कैंसर का। डब्ल्यूबीसी जिसके कोशिका द्रव्य में कण
पाए जाते हैं कहलाती है। जैसे मान लो एक WBC ये है, एक WBC ये है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। एक में ऐसे कण होते हैं, ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और एक में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इस वाले WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं, कण है, इसमें नहीं है। तो जिन WBC के कोशिका द्रव्य में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसे बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। उसे क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ये है ग्रेन्युलोसाइट्स और ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो WBC जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं। और जिनमें नहीं होते हैं ग्रेन्यूल्स यानी कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ये 2 ही प्रकार के होते हैं। तो सबसे अधिक पाई जाने वाली ग्रेन्युलोसाइट है, सबसे अधिक पाई जाने वाली ग्रेन्युलोसाइट है, ये है न्यूट्रोफिल। ये है न्यूट्रोफिल। इसे सोल्जर कहा जाता है। इसे हम बोलते हैं ना कि मानव बॉडी में सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। WBC में भी किसे कहा जाता है? तो न्यूट्रोफिल को कहा जाता है, क्योंकि बाहर से आने वाले पैथोजन को ना मारने का जो काम है ये मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल के द्वारा ही होता है, इसीलिए इसे सोल्जर कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है। तो एक ग्रेन्युलोसाइट तो ये है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। दूसरा यहाँ देखो, सबसे कम संख्या में मौजूद ग्रेन्युलोसाइट है बेसोफिल, तो दूसरा है यहाँ पर बेसोफिल। और तीसरा आप देखेंगे एसिडोफिल। तो जो 3 प्रकार के ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनमें सबसे अधिक संख्या में मौजूद होती है न्यूट्रोफिल और सबसे कम संख्या में मौजूद होती है बेसोफिल। बेसोफिल किसका स्राव करती है? बेसोफिल स्राव करती है हिपैरिन का, जिसके कारण ब्लड हमारे बॉडी में जमता नहीं है। हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है, तो ये सारे जो है सिक्रीशंस किए जाते हैं बेसोफिल के द्वारा। रुधिर में मौजूद प्रतिस्कंदन यानी कि एंटीकोगुलेंट कौन सा है? यह है हिपैरिन। हिपैरिन के कारण ब्लड हमारे बॉडी में नहीं जमता। कौन सी ग्रेन्युलोसाइट घाव भरने में सहायक है? यह एसिडोफिल। तो 3 प्रकार के आपने देखे ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में क्या थे? ग्रेन्यूल्स थे। एक न्यूट्रोफिल, दूसरा बेसोफिल और तीसरा एसिडोफिल। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट किस प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं? अब 2 प्रकार मैंने आपसे कहा जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये 2 प्रकार के हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC कौन सी है? यह मोनोसाइट। जो भी आपके ब्लड कॉर्पसल्स है ना, चाहे वो RBC है, चाहे वो WBC है, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, सबसे बड़ी होती है WBC। साइज में सबसे बड़ी होती है WBC। और WBC में भी कौन सी? वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट 12 से 20 माइक्रोमीटर ये साइज है। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स में सबसे जो छोटी होती है वो प्लेटलेट होती है और सबसे बड़ी होती है WBC। WBC में भी कौन से WBC? तो मोनोसाइट, जो कि है ए ग्रेन्युलोसाइट। इसका निर्माण लिम्फ नोड्स और प्लीहा में होता है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? ये होता है थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड्स, प्लीहा, टॉन्सिल, इन सब में। लिम्फोसाइट जो है सबसे छोटी है, यह है स्मॉलेस्ट RBC, ठीक है, स्मॉलेस्ट RBC। इन सब में नहीं, केवल WBC में सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है? एंटीबॉडी का उत्पादन करता है लिम्फोसाइट्स। मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। WBC में भी किसे कहा जाता है? तो न्यूट्रोफिल को कहा जाता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? जीवाणु को नष्ट करना, फैगोसाइटोसिस, इन दोनों का मुख्य कार्य है। सबसे छोटी रुधिर कणिका कौन सी है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। सबसे बड़ी है WBC की मोनोसाइट और सबसे छोटी होती है प्लेटलेट। तो यह केवल स्तनधारी के रक्त में पाई जाती है। प्लेटलेट केवल स्तनधारी के ब्लड में ही पाई जाती है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती है, कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। यही जो सेल्स हैं, यही जो कोशिकाएं टूटती है तो इनके फ्रेगमेंट से निर्माण होता है प्लेटलेट का। सामान्य से कम प्लेटलेट संख्या का होना क्या कहलाता है? नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है एबनॉर्मल तरीके से, तो हम इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर सामान्य से अधिक हो जाए तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स की जीवन अवधि कितनी है? 7 से 10 दिन है। WBC की जीवन अवधि है 13 से 20 दिन। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना। ABO रक्त समूह तंत्र की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीन ने की 1900 में। किस रक्त समूह के पास कोई एंटीजन नहीं है? तो जो ब्लड ग्रुप हमारा O है इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। जो एंटीजन A और B होते हैं ना, इन दोनों में से कोई नहीं है। बट जो एंटीबॉडी A और B होती हैं, ये दोनों एंटीबॉडीज इनमें पाई जाती हैं। किस रक्त समूह के पास एंटीजन A और B दोनों हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं है? जो हमारा ब्लड ग्रुप AB होता है इसमें एंटीजन A और एंटीजन B, जनरली हम एंटीजन को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो ब्लड ग्रुप AB वाले के पास दोनों प्रकार के एंटीजन्स हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? AB पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। और जो
ओ नेगेटिव वाले होते हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। RH एंटीजन यानी कि RH फैक्टर की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर और विनर ने की। कहाँ से की? तो रिसस बंदर से की। तो मान लो जिनका ब्लड ग्रुप जैसे ए पॉजिटिव है, तो ब्लड ग्रुप ए है और इनमें RH फैक्टर प्रेजेंट है, यानी RH एंटीजन प्रेजेंट है। अगर नहीं होता तो हम ए नेगेटिव बोलते हैं। तो ऊपर जो प्लस और माइनस हम देखते हैं, ये हमें ये बताता है कि RH एंटीजन है या नहीं है। अगर प्लस है तो एंटीजन RH फैक्टर है, और अगर माइनस है तो RH फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा जो वीडियो है ये यहाँ पर समाप्त होता है। ब्लड के ऊपर हम लोगों ने 70 सवालों को देखे। ये सारे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जिनमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम को देने से पहले आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, रिवाइज कर लें। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके एग्जाम में। थैंक यू सो मच।